चलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नाम में दो वर्ड्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। मैनेजमेंट से हम क्या समझते हैं? मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेज करना चाहिए। कौन मैनेज करता है? मैनेजर्स। मतलब आप क्या कर रहे हो? यू आर ऑर्गेनाइजिंग समथिंग, द मैनेजर्स आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। और अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग आपको क्या बताती है? परफॉर्मेंस बताती है, क्या चल रहा है, व्हाट इज द परफॉर्मेंस, एनालाइज करके बताती है। When we combine these two words, management and accounting, तो आप किस लिए अकाउंटिंग कर रहे हो? आप इसलिए अकाउंटिंग कर रहे हो ताकि आप मैनेजमेंट को हेल्प कर सको टू रन दी ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आप जो भी अब अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग आपका वो बेसिक वाला अकाउंटिंग नहीं, दिस इंक्लूड समथिंग एल्स, लेकिन किस पर्पस के लिए? फॉर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यू आर हेल्पिंग द मैनेजमेंट टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब अगर आपने 12th में याद हो आपको या 11th में, तो हमने अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस पढ़ी थी। 3 मेन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी होती थी? फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। एंड इस टाइम तक आप फाइनेंशियल पढ़ चुके हो, पढ़ लोगे। आप लोग कॉस्ट पढ़ चुके हो, है ना? The third branch is your management accounting. Management is combination of financial and cost. ठीक है। आपने किस लिए हेल्प करनी है? डिसीजन लेने में हेल्प करनी है। आपको किसको हेल्प करनी है? आपको मैनेजमेंट को हेल्प करनी है ना? आपको किसको हेल्प करनी है? मैनेजमेंट को हेल्प करनी। ठीक है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिख लो जस्ट फॉर थ्योरेटिकल पर्पस थोड़ी सी। Management accounting is an accounting. Management accounting is an accounting for management. Management accounting is an accounting for management and production of such information and production of such information which is useful for running an organization, which is useful for running an organization. ठीक है। स्कोप क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? स्कोप वही है जो हमारे चैप्टर्स हैं। क्या क्या करना है आपने? बजटिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट के यही काम होते हैं। फोरकास्टिंग, आप उनको इंफॉर्मेशन दोगे और वो इन सब से क्या करेगा? बजट बनाएगा। इन सब से क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। इन सब से क्या करेगा? फोरकास्टिंग करेगा। इसे क्या करेगा? वो फोरकास्टिंग करेगा। असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट, पास्ट की परफॉर्मेंस को एक्सेस करेगा और फ्यूचर के लिए क्या करेगा? assessing the performance of past and planning the performance of future. तो बेसिकली आप उसको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो? जो भी इंफॉर्मेशन आप दोगे, जो भी अब आगे पढ़ोगे, वो सब किस लिए होगा? वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और आपको पता है मैनेजमेंट को आप बहुत डिटेल नहीं दे सकते हो। आप उनको 10 पेज का ट्रायल बैलेंस दोगे, क्या वो उसके यूज का होगा? नहीं होगा ना। उसके अंदर क्या क्रक्स है? सिर्फ आप उस मैनेजमेंट को वो दोगे, वो उसके लिए यूजफुल होगा। तो मैनेजमेंट के लिए क्या यूजफुल है वो हमने इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखना, और वो उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करता है, उससे क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या क्या बजटिंग प्लानिंग करता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस लिए कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर है?
Why management accounting is important in the business is clear. अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं करोगे तो मैनेजमेंट डिसीजंस कहाँ से लेगी, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। वो सिर्फ आपके प्रॉफिट एंड लॉस या आपकी बैलेंस शीट के बेसिस पे आगे फ्यूचर के डिसीजंस नहीं ले सकती। वो बैलेंस शीट के बेसिस पे ये नहीं डिसाइड कर सकती ना कि मेरे पास कैश कितना आने वाला है फ्यूचर में, मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस तो वो एक बैलेंस शीट के बेसिस पे नहीं लेगी। तो जो हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड will become the basis for their decision, ठीक है। और अब हमने पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही देखना है कि हम उनको इंफॉर्मेशन कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग थोड़ा सा बाद का कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले आ गया था, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग देन कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया था। और अगर आपको याद हो तो हमने इसके अलावा भी ब्रांचेस पढ़ी हुई अकाउंटिंग की, पढ़ी हुई है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और एचआर अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना हमने, ये भी। तो ये सारी आगे आगे इवॉल्व हो रही है, आ रही है धीरे धीरे। तो जब आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया, दैट वाज अ फोर्थ स्टेज इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह लो। 4 स्टेजेस में आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इवॉल्व हुई, धीरे धीरे आई। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी, 1950 से। आई एम टेलिंग यू क्योंकि इसके अंदर मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े से देखे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ एंड फोर्थ में क्या हुआ। तो फर्स्ट स्टेज में जब ये 1950 में आया तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट डिटर्मिनेशन करता था। आपको बताता था कि भैया कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना सेलिंग प्राइस रखो, कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। इसका काम सिर्फ इतना था कि कॉस्ट बताओ और फाइनेंशियल पूरा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करो, फाइनेंशियली ज्यादा खर्चा ना हो, बजट के ऊपर ना जाए, दैट्स इट, इतना ही काम था। जब सेकेंड स्टेज आई, स्टेज 2 में, तो आपने प्लानिंग के लिए भी उनको इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया। मैनेजमेंट को हमने इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट किया कि अब आप प्लान भी करो कि आगे क्या करना है। ये वाली इंफॉर्मेशन आपकी क्या थी, फ्यूचर की थी, पास्ट पे डिपेंड कर रहा था कि कॉस्ट क्या हो गई, कैसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, दैट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन दी पास्ट। हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स भी पास्ट है, हमारी कॉस्ट शीट भी पास्ट है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड है जो हमें फ्यूचर पे कैसे करना है उसको बताती है। प्लान, फोरकास्ट, ये सब किसका कर रहे हो आप, फ्यूचर का कर रहे हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम क्या हो सकता है या किसी चीज को हम कैसे कम कर सकते हैं कॉस्ट को, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज पे क्या आने लगा, हमारी प्लानिंग। थर्ड स्टेज पे हम कहाँ चले गए, थर्ड स्टेज पे हम चले गए जिसमें हमने डिसाइड करना स्टार्ट किया रिडक्शन ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस इन बिजनेस प्रोसेस। स्टेज 3 आते आते हमने वेस्ट को रिड्यूस करना, कैसे वेस्ट को रिड्यूस करेंगे इस बारे में हमने सोचा, ठीक है। स्टेज 3 आते आते हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे हमने इस बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया और उसकी टेक्निक्स बनानी स्टार्ट करी, ठीक है। और फोर्थ स्टेज आते आते हमने इफेक्टिव यूज से कैसे हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ वैल्यू थ्रू इफेक्टिव यूज, हमने ये स्टेज 4 तक। अब जो है, अब हम उस स्टेज पे क्या है कि हम ये सारी चीजें तो कर ही रहे हैं, प्लस हम इफेक्टिव यूज भी कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर है कि हम लोग वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज अलोंग विद एवरीथिंग। ये नहीं कि जब स्टेज खत्म होते गए तो हम एक ही चीज पे हो गए। हम स्टेज 2 पे थे तो हम कॉस्ट के साथ साथ प्लानिंग भी कर रहे थे, जब हम स्टेज 3 पे आए तो रिडक्शन के साथ साथ प्लानिंग और कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी कर रहे थे। ये नहीं कि हम बढ़ते गए तो हम पीछे वाली चीजें छोड़ते गए, ऐसा नहीं हुआ, हम सबको साथ लेकर चले, ठीक है। तो हम एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं इफेक्टिव यूज से, ठीक है। अब इसमें मैंने एमसीक्यू कैसे देखे कि स्टेज 1 में क्या था, 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू टिक द वन। तो इसका जो एक एक लाइन है कि हम इसमें क्या कर रहे थे, जस्ट रिमेम्बर दैट,
कि फर्स्ट स्टेज में कॉस्ट डिटर्मिनेशन, स्टेज 2 में प्लानिंग, स्टेज 3 में रिडक्शन एंड स्टेज 4 में क्रिएशन। ये 4 वर्ड्स याद कर लो तो आपका मोस्टली फर्स्ट जो आपका थ्योरेटिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डन है? समझ आ रहा है क्या करना है हमने इसके अंदर? ठीक, अब हम एक डिफरेंशिएशन कर लेते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंस बिटवीन financial accounting and management accounting. Purpose and difference. Basis फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सबसे पहला बेसिस पर्पस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए की जाती है? या अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन पता हो तो वो क्या होती है, क्या करती है? Identifying record. It classifies, very good, it classifies, records, summarize and analyze the transactions for a particular period. Analyze the transactions for a particular period. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हो गई? इट हेल्प्स, किसको हेल्प करती है? दी मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। सिंपल, फॉर डिसीजन मेकिंग। खुद बताओ मुझे और क्या डिफरेंस होगा? फाइनेंस में हम कौन सी इंफॉर्मेशन लेते हैं? ओनली क्वांटिटेटिव मॉनेटरी टर्म्स वाली, और मैनेजमेंट में हम कौन सी लेंगे? एंड क्वांटिटेटिव, बोथ, दोनों लेंगे। इंफॉर्मेशन का टाइप क्या होगा? ये डिफरेंस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। इंफॉर्मेशन का टाइप क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ आपका क्वांटिटेटिव है, और यहाँ पर क्या है? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, दोनों, राइट? फॉर्मेट, इसका एक सेट फॉर्मेट है ना, इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपका कोई बहुत MBA बाहर से करके आया और वो मैनेजमेंट कर रहा है तो उसको चार्ट्स और ग्राफ्स चाहिए। कोई आपका ओल्ड स्कूल मैनेजर बैठा है भैया, जिसको सिर्फ पढ़ना आता है, उसे ग्राफ्स नहीं देखने आते, तो आप उसको वैसे इंफॉर्मेशन दोगे, है ना? कोई बहुत ओल्ड स्कूल टाइप्स बंदा बैठा है कि नहीं भैया मेरे को तो लिख कर बताओ क्या सीन है, मेरे को ग्राफ प्रूफ समझ नहीं आते, तो आप उसे लिख कर दिखाओगे। यू विल प्रेजेंट द रिपोर्ट इन रिटन फॉर्मेट। और कोई MBA IIM से करके आया, उसे चाहिए भैया चार्ट्स और ग्राफ्स में करके दिखाओ, मैं फटाफट समझ लूंगा, मुझे लिखा हुआ समझ नहीं आता, तो उसको वैसे समझ आएगा, राइट? तो formats will differ. Format will differ. There's no set format. Just 5 points and that may be enough. अगर डिफरेंस आएगा तो 3 to 4 मार्क्स में आएगा। 4th, यूजर्स। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होते हैं? दोनों होते हैं। यूजर्स आपके एग्जैक्टली
यहाँ पे यूजर्स आपके एक्सटर्नल, Creditors, debtors, एग्जैक्टली, एज वेल एज इंटरनल दोनों होंगे। employees, एम्प्लॉइज हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स कौन होंगे? खाली सिर्फ मैनेजमेंट, ओनली मैनेजमेंट। नाउ यू आर गेटिंग क्या हो रहा है, राइट? फिफ्थ पॉइंट, स्कोप। फिफ्थ पॉइंट, स्कोप। स्कोप क्या होगा? मतलब बहुत लिमिटेड स्कोप है इसका, है ना? बैलेंस शीट के बाद क्या? कुछ नहीं। एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या होगा आपका? परवेसिव। द स्कोप इज परवेसिव। अच्छा पढ़ के आया है परवेसिव और द स्कोप इज ब्रॉडर। इसको ब्रॉडर इन नॉट इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि बहुत सारे इसके यूजर्स हैं। ब्रॉडर इस कॉन्टेक्स्ट में कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? आप कॉस्ट का भी ले सकते हो, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो, आप एचआर भी ले सकते हो, पर वो सीन आपका फाइनेंशियल में नहीं है। फाइनेंशियल में एक सेट प्रोसेस है और उसी के हिसाब से आपने इसको करना है। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। इसको प्लीज बेसिस के साथ याद रखना, तो याद करना इजी होगा। अगर आपको एक बार बेसिस याद हो गए तो लिखा आप अपने आप लोगे। और ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। नोटेड? yes, पढ़े आगे। चलो, एक और डिफरेंस कर लो, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का आइडिया थोड़ा सा मैं आप लोगों को दे दूं, जस्ट इधर वाले बच्चों को, कि भी आप लोगों ने पढ़ना है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली होता है जहां पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। इन द सेंस कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचने में जितने भी आपके खर्चे हैं, जो भी आपका खर्च हो रहा है, वो आपका कहाँ पर किया जाता है? आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है? तो एनीथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितना भी आपका खर्चा लग रहा है, जितनी भी आपकी कॉस्ट आ रही है, उससे रिलेटेड हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो हम कहाँ करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में, है ना? यही होता है आपके सारे लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, फैक्ट्री रेंट, एनीथिंग जो भी आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारा का सारा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना है। तो अब आप मुझे बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? क्या फर्क हो सकता है? जहां पर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो रहा है, जहां एग्जैक्टली वहां से आपकी मैनेजमेंट स्टार्ट हो। कॉस्ट ने बता दी इस मेरे पेन का कॉस्ट 100 रुपए आ रहा है, अब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगी कि इसको 1000 रुपए में कैसे बेचना है, ठीक है? वो उसका काम है। एग्जैक्टली, कैसे एडवर्टीजमेंट करनी है, कैसे हाइप करो कि आपकी 100 रुपए की कॉस्ट की चीज आप 1000 रुपए बहुत इजीली मार्केट में बेच सको। कितनी कॉस्ट आती होगी इसकी? सोच कर देखो, है ही क्या इसके अंदर? तो आप उसको कितनी मार्केटिंग कर रहे हो? वो क्लासमेट के रजिस्टर्स बोलते हैं ना, कितने कितने कॉस्टली आते हैं, क्या ही लगता होगा उसमें एक्स्ट्रा जो 10 रुपए के रजिस्टर और वो क्लासमेट के रजिस्टर में फर्क है? सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ हाइप, और वो कौन करता है? मैनेजमेंट, है ना? करता है ना? कॉस्ट, सिर्फ कितनी कॉस्ट है उस चीज की, फिनिश गुड तक, सिर्फ फिनिश गुड की कॉस्ट तक इस कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके आगे सारी आपकी मैनेजमेंट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड बेसिस में सबसे पहले मीनिंग, it revolves around cost computation,
cost control and cost reduction. Or it makes decision for operation of business. Next, scope. किसका स्कोप नैरो है, कॉस्ट का कि मैनेजमेंट का? कॉस्ट का. इट हैज नैरोअर स्कोप. It has wider scope. कहाँ पर यूज किया जाता है? It is used for management, vendors and shareholders. और मैनेजमेंट किस लिए यूज किया जाता है? ओनली फॉर मैनेजमेंट. एक और पॉइंट कर लो इसके अंदर. एप्लीकेशन. It prevents a business from incurring cost beyond budgets. आपको बजट दिया जाता है बट वो बजट प्रिपेयर कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. शेयर होल्डर की कॉस्ट शीट वगैरह देखी होंगी? नहीं, शेयर होल्डर कभी कॉस्ट शीट नहीं देखते, बट उनको जानना है ना कि रेवेन्यू कितना हो रहा है, मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, मार्जिन कितना है. वो मार्जिन तो उस कॉस्ट से ही निकल कर आएगा ना. शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर लोगे, तो वो कहाँ से बताओगे आप? बट आप एक आपने अगर उस पे सुनी हो, शार्क टैंक पे कभी किसी की सुनी हो पिच, तो वो बोलता है ना कि आपका इबिटा कितना है और आपका ग्रॉस रेवेन्यू कितना है. पूछता है ना. ग्रॉस रेवेन्यू इज कि बिफोर एनी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो आपका कितना है. दैट मैटर्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स. हाँ, दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि उसके ऊपर आपका रेवेन्यू कितना है. अगर उसके ऊपर ही आपका रेवेन्यू कम है तो मतलब आपका वहां प्रोडक्शन में कोई पंगा है. और उसके ऊपर आपका 40% आ रहा है लेकिन इबिटा 10% आ रहा है, तो इसका मतलब आप एडवर्टाइजमेंट पे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ज्यादा खर्च कर रहे हो. मतलब दे अंडरस्टैंड ना कि कहाँ पे कम हो सकता है. अगर आपका प्रोडक्शन ही ज्यादा आ रहा है तो फिर तो वो स्कोप ही नहीं है रिड्यूस करने का, फिर तो चांसेस कम है. लेकिन आप एडवर्टीजमेंट और इनडायरेक्ट खर्चों पे ज्यादा लगा रहे हो तो फिर आप उसको कम करके वो इबिटा भी बढ़ा सकते हो. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर्स. ठीक है. It prevents a business from incurring cost beyond budget and it prepares budget basically. It offers a big picture of how management should strategize. ठीक. So these are the four points of difference between cost and management. ये थोड़ा सा उससे कम इम्पोर्टेंट है बट आपको आना चाहिए. It prevents a business from incurring cost beyond budget. Incurring cost beyond budget. अब तो कह रहा था फर्स्ट चैप्टर तो खत्म हो गया. बस इंट्रोडक्शन कितना था, बस एक और फंक्शंस है, वही तो मैं कह रही थी. हम फर्स्ट करेंगे तो सेकंड कब करेंगे? होगा इंट्रोडक्शन खत्म. फिर नीचे वाले चैप्टर पढ़ा लो क्योंकि वो छोटे हैं ना, थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा. हो जाएगा. चल सीधे इसमें चलेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे. चलो लास्ट टॉपिक थ्योरेटिकल का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं. That's it.
फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, क्या क्या फंक्शंस होंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट के? क्या करती है मैनेजमेंट? पहले तो प्लानिंग, और जो पास्ट में जो एरर है उनको एनालाइज करके, उनको क्यों वो एनालाइज करेगा? तभी तो आगे की प्लानिंग करना है। कंट्रोल करेगा, एनालाइज नहीं करेगा। यू विल कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करेंगे आप कि जो भी गलतियां कम हो, ठीक है। उसके अलावा टॉप मैनेजमेंट के और क्या फंक्शंस होते हैं एज पर बिजनेस स्टडीज? कोऑर्डिनेशन होता है, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन। बैलेंस शीट को इंटरप्रेट आप ही करोगे। फाइनेंशियल अकाउंटेंट तो आपको भैया बैलेंस शीट पकड़ा देगा, उसको आपने इंटरप्रेट करना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली डिसीजंस में ही आ जाएगा ये। इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। पॉइंट्स को रीड करके लिखना होगा। यस, जस्ट बस 7 पॉइंट्स आर इनफ, क्योंकि उस हिसाब से याद करो ना। मैक्सिमम 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसमें आप 7 पॉइंट्स लिख दोगे, दैट्स मोर देन इनफ। और 7 में से आपको वहां जाकर 6 याद रहेंगे तो भी चल जाएगा। तो हमेशा एक एक्स्ट्रा याद करके चलो। 7 में से एक भी भूल गए वहां पे एग्जाम में तो एटलीस्ट 6 तो याद रहेंगे। और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 6 पॉइंट्स पे लिखाओगे और उसको एक्सप्लेन कराओगे, नॉट जस्ट द पॉइंट्स, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन की मैनेजमेंट अकाउंटिंग डू द प्लानिंग फंक्शन, प्लानिंग द बेसिक प्लानिंग। हाँ, जो जस्ट 2-3 लाइंस रिगार्डिंग इट, क्योंकि कुछ ऐसा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, राइट। प्लानिंग भी नो कि मैनेजमेंट आपकी प्लानिंग करती है, मैनेजमेंट कंट्रोलिंग करती है, कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑपरेशंस, फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन कि जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको इंटरप्रेट करना कि हमारे यूज का क्या है और हमारे यूज का क्या नहीं है, फ्यूचर में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, यू नीड टू बाय अ प्लांट और नॉट, द डिसीजन टू फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और एक्सटर्नल इफेक्ट्स बोले तो आपके इकोनॉमिक इफेक्ट्स, कि अगर मार्केट में कोई ऊपर नीचे हो गया है तो उसका आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट्स। कि अगर आपका कोई रेट इंक्रीज हो गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ गई है, जीएसटी बढ़ गया फॉर एग्जांपल, बजट में कुछ ऊपर नीचे कर दिया आपका, तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे क्या आएगा, वो भी कौन देखता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो दैट इज इफेक्ट्स ऑफ evaluation of external effects. ठीक, with this we have completed the introduction part of management accounting. अब मुझे बताओ any doubt यहाँ तक? डन? बढ़े आगे? आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग का बेसिक्स देना चाहूंगी, बिकॉज उसके बिना हम आगे नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा जस्ट अ बेसिक्स। एक और टॉपिक है इसमें। बताओ कौन सा टॉपिक है? तो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, कैसे इवॉल्व हो रहा है, कोई तो है। चेंजेस ग्लोबल कंपटीशन आ रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स चेंज हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं, तो बता दो। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट and modern business. अब मॉडर्न बिजनेस का मतलब क्या हुआ? यू आर गोइंग ग्लोबल, यू आर गेटिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज। अब इन सबको कोप अप करके मैनेजमेंट अकाउंटेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि वो डिसीजन उसी हिसाब से बनाए, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस में क्या क्या आएगा आपका? एडवांस टेक्नोलॉजी, और क्या आएगा आपका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल, यू आर गोइंग ग्लोबल। अब इन सारी चीजों को वो कैसे अपने प्लानिंग या कंट्रोलिंग में इनकॉर्पोरेट करे? यू आर गोइंग ग्लोबल,
तो ग्लोबल के क्या इफेक्ट्स होंगे? सबसे पहला इफेक्ट आएगा फॉरेन एक्सचेंज का, आएगा ना। जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाओगे, सबसे पहला इफेक्ट या सबसे पहला जो ब्लो लगेगा वो किसका लगेगा? फॉरेन एक्सचेंज का। इट मे बी लॉस, इट मे बी गेन। ठीक। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर उसके प्रोज हैं, उसके बेनिफिट्स हैं, तो उसके कॉन्स भी हैं। इजीली हाईजैक एंड वायरसेस होता है, ये सारी चीजें। आपकी इंफॉर्मेशन को कोई ले रहा है, बीच में कितना चला था कि आपके पर्सनल डाटाबेसेस यूज किए जा रहे हैं, ओपन मार्केट में सेल हो रहे हैं, ब्लैक मार्केट में हो रहा था ना ये सारी चीजें। तो अगर किसी चीज के प्रोज है तो कॉन्स भी है, तो आपको अपने बिजनेस में से कैसे इनकॉर्पोरेट करना है कि उसका यूज भी हो बट इतना डिपेंडेंसी भी ना हो। देन वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी। पहले जिस प्रोडक्ट को बनाने में 2-2 घंटे लगते थे, अब द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड, अब उसको बनाने में 50 मिनट्स लग रहे हैं। लेकिन वहां तक जाने के लिए यू नीड टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास इतना पैसा है या आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप उस एडवांस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर सको। तो ये सारे डिसीजंस किसने लेने हैं? ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने, है ना। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड मॉडर्न बिजनेस का कॉम्बिनेशन विल बी कि कैसे इन सारी चीजों को वो अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करे कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट हो, उसको क्या, ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, तो दीज आर द 3 पॉइंट्स: एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कंपटीशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कस्टमर ओरिएंटेशन, क्योंकि आजकल कस्टमर ही है। वेल्थ क्रिएशन फॉर whom? for shareholders. Focus on value creation. Done? Okay. ना ना ना, मैं वही कह रही हूँ ना, एक मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो तू 6 से 7 पॉइंट्स याद कर ले, मैक्सिमम 6 से 7। अगर आया तो 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो अगर देखो 6 पॉइंट्स याद है तो बहुत अच्छी बात है। 4 से 5 पॉइंट्स पे लिखाएगा तो 3-4 मार्क्स आराम से कवर हो जाए। 6 मार्क्स में भी अगर आप 6 पॉइंट्स लिख आते हो तो 4.5-5 को दे देंगे। तो मैक्सिमम 6 to 7 इसलिए कि अगर आप भूल गए तो 6 आते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बट बिफोर गोइंग देयर, मैं थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग का बेसिस देना चाहती हूँ, थोड़ा सा। कॉस्टिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, हमने अभी क्या बात करी? कॉस्टिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? रॉ मटेरियल से। और एंड कहाँ पर होता है? फिनिश प्रोडक्ट पे। इसके बीच के सारे खर्चे, इसके बीच के सारे एक्सपेंसेस, एग्जैक्टली इसके ये सारे हम कहाँ डील करते हैं? कॉस्टिंग। ठीक है। जब भी हम एक कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं हमारा डायरेक्ट मटेरियल। जितने भी यहाँ पे खर्चे होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो उस प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। एकदम डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके अलावा जितने खर्चे हैं लेकिन है वो उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, है वो उसी फैक्ट्री से रिलेटेड, वो हमारे कौन से खर्चे हैं? इनडायरेक्ट। अब अगर आपके फैक्ट्री के बाहर आपने गार्ड भी खड़ा कर रखा है तो वो भी आपकी किसकी कॉस्ट में जाएगा? आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट। लेकिन क्योंकि वो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है इसलिए हम उसको इसमें लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड ऑल योर डायरेक्ट
एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड करके हमारी बनती है प्राइम कॉस्ट। ठीक, इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हमारे ऑल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और हमारा क्या बन के आ जाता है, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, सारी हमारी वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग और क्लोजिंग, और हमारा क्या निकल के आता है, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम इसमें क्या ऐड करते हैं, ऑल आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, एडमिन एंड ओवरहेड्स। तो उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, हम उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर हम फिनिश गुड्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी विच इज रिलेटेड टू कॉस्टिंग। लेकिन जब हम कॉस्टिंग में किसी भी खर्चे की बात करते हैं तो हम उसको 3 सेंस में डिवाइड करते हैं। वन इज योर वेरिएबल कॉस्ट, वन इज योर फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो आपकी प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जैसे अगर प्रोडक्शन ज्यादा करें तो कॉस्ट ज्यादा हो रही है, मतलब वो आपकी पर यूनिट के हिसाब से निकलती है। मटेरियल, लेबर, ये आपकी हमेशा वेरिएबल होती है क्योंकि वो पर यूनिट के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आप प्रोडक्शन ना भी करो तो भी आपको जो कॉस्ट देनी पड़ रही है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। यूजुअली और सैलरी एक्सपेंसेस जो आपके एडमिन फैक्ट्री रेंट है तो भी आपको देना ही देना। अगर कोविड में आपकी फैक्ट्री बंद भी थी, देयर वाज नो प्रोडक्शन, तब भी आपको फैक्ट्री रेंट देना ही पड़ रहा था, तो दैट वाज फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जो एक लेवल तक फिक्स रहती है और उसके बाद चेंज होने लग जाती है। 10,000 यूनिट्स तक, जैसे आपकी पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, 1 यूनिट तक कांस्टेंट फिक्स्ड, उसके बाद इंक्रीज। टेलीफोन बिल, जो आपके पहले लैंडलाइन के टेलीफोन बिल्स आते थे, एक कॉल, एक लिमिट तक कांस्टेंट फिक्स्ड है, फिर आप जितना करोगे उतना आएगा आपका बिल। वो होते हैं आपके सेमी वेरिएबल। स्लैब्स कह लो या फिर हाँ कह लो कि मतलब 10,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे तो 10,000 ही लगेगा। जो प्राइस है वो 2 स्लैब बढ़ाओ। हाँ, ये तो हो गया आपके एक्सपेंसेस का डिफरेंशिएशन। अब कभी कभी हमारे खर्चे हम एक्टिविटी के बेसिस पर भी बाइफरकेट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड भी हम करते हैं। अब एक्टिविटी बेस्ड कैसे होता है, कोई खर्चा आपका जाता है अब मोल्डिंग में, you'll get to know different terms here, right? कुछ आपका खर्चा जा रहा है मोल्डिंग में, कुछ खर्चा आपका जा रहा है पेंटिंग में, राइट? क्योंकि the complete process of manufacturing are divided to different bases, right? अगर आप एक प्लास्टिक से प्लास्टिक मग भी बना रहे हो तो उसमें भी different stages आएंगी, right? आप उसके अंदर कहीं पर कलरिंग डालोगे, कहीं पर उसको मोल्ड में डालोगे, फिर मोल्ड में डाल के ठंडा करोगे, तो कुछ प्रोसेस होता होगा which is divided into different activities. तो जब हम कॉस्ट को एक्टिविटी के बेसिस पर डिफाइन कर देते हैं वो होती है हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, हाँ मैं ऐसे ही लेकर चल रही हूँ, तभी मैं पूरा बता रही हूँ। तभी मैंने, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, मैंने तभी बोला इस बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, उन्हें आता है। ठीक, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, तो मैं धीरे से चल रही हूँ, तो मैं सीधा एक्टिविटी स्टार्ट करा देती, मुझे जरूरत नहीं थी कुछ बताने की। ठीक, तो मैं उसी हिसाब से चलती हूँ। तो अब हम अपनी पूरी कॉस्टिंग को किस में डिवाइड कर देते हैं, एक्टिविटी में। और आई गेस इसमें अभी इसका रेलेवेंस नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पर। हैव गिवन यू द बेसिस ऑफ इट, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2। नो कमेंट्स।